गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में अध्ययन किया जाएगा कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में। प्रकरण में है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया। प्यारे बच्चों, नया अध्याय है कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया। बच्चों, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी, पढ़ाया गया था श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी, कितना वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी गैस हम लोग अवशोषित करते हैं, कौन सी गैस में कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग प्राप्त किए। उसी में बच्चों आज जो है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी में थोड़ा सा चर्चा हम कर रहे हैं कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया है क्या। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक का तात्पर्य प्रकृति से है, जिसको हम लोग भगवान के नाम से जानते हैं कि जो चीज़ें भगवान ने दी है। भगवान ने क्या दी है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया में जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वनस्पतियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है हमको प्रकृति ने दिया है। अब प्रकृति ने हमको इसलिए दिया है कि हम स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, मजबूत रहें, और वह शुद्धता के रूप में उसको अवशोषित करने के लिए हमको अच्छा लाभ मिलता है शुद्धता से। और यदि वह अशुद्धता हम ग्रहण करते हैं तो तरह तरह की बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी में बच्चों हम चर्चा करेंगे आज प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में। सबसे पहले हम प्राकृतिक श्वसन क्रिया पर चर्चा करते हैं कि यह है क्या क्रिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक श्वसन क्रिया वह क्रिया है बच्चों, प्राकृतिक श्वसन क्रिया को समझने के लिए हमें पहले श्वसन क्रिया का आशय समझना होगा कि श्वसन क्रिया है क्या चीज़। प्राकृतिक श्वसन क्रिया को समझने से पहले हमको श्वसन क्रिया समझना होगा। श्वसन क्रिया वह है जो हम सांस अंदर ग्रहण करते हैं, कुछ रोकते हैं और बाहर निकालते हैं। इन दोनों तीनों क्रियाओं को ही मिलाकर प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहा जाता है। श्वास लेने में दो क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो श्वास का अंदर लेना तथा एक सांस का बाहर निकलना। ये दोनों क्रियाओं को मिलाकर ही हम श्वसन क्रिया कह सकते हैं। ये दोनों क्रियाएं हम जो एक श्वास लेना तथा दूसरा श्वास निकालना, इन दोनों ही क्रियाओं को क्रमशः श्वास लेना को उच्छ्वास, जैसे हम पहले ही बता चुके पिछले अध्याय में, श्वास लेने की क्रिया को, अंदर ग्रहण करने की क्रिया को उच्छ्वास और बाहर निकालने वाली क्रिया को प्रश्वास के नाम से जानते हैं। बच्चों, इन दोनों क्रियाओं को मिलाने से जो क्रियाओं को मिलाकर श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया में उच्छ्वास और निश्वास की क्रियाएं स्वतः प्राकृतिक रूप से बारी बारी से होती रहती हैं। यह दोनों क्रियाएं बच्चों ऑटोमेटिक होती रहती हैं, हमको पता नहीं चल पाता है। हम घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पाता है कि हम लोग कब श्वसन क्रिया कर रहे हैं और कौन सी कब श्वसन क्रिया जैसे श्वास बाहर निकाल रहे हैं। ये दोनों क्रियाएं बच्चों ऑटोमेटिक होती रहती हैं, चूँकि एक होती है रेखीय क्रिया, एक होती अरेखीय क्रिया, एक स्वैच्छिक क्रिया होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। स्वैच्छिक का मतलब स्वयं अपने मर्जी से, और अनैच्छिक का मतलब ऑटोमेटिक, बिना इच्छा के उसको होना है। तो यह अनैच्छिक क्रियाएं हैं बच्चों। बिना इच्छा के आप चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब बगैर ऑक्सीजन के आप जीवित नहीं रह सकते। बच्चों, श्वसन क्रिया को पूरा करने में
फेफड़ों के अलावा पसलियों के बीच लगी हुई अंतःपरशुका उरोस्थ तथा महापेशी भी भाग लेती हैं। माने शरीर का जो भी अंग है, फेफड़ा, पसलियाँ, महाचिरा, मांसपेशियाँ, ये सभी भाग लेती हैं, क्योंकि फेफड़े इन्हीं अंगों के बीच स्थित होते हैं। अतः इन अंगों की सहायता से के बिना ही श्वसन क्रिया पूरी नहीं हो सकती। इनके बगैर जो है बच्चों श्वसन क्रिया नहीं पूरी हो सकती। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़े के दोनों तरफ की पसलियाँ सामने की तरफ वक्षोस्थ से जुड़ी रहती हैं। पसलियों के बीच लगी हुई पेशियों से के सिकुड़ने तथा फैलने से पसलियाँ भी लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। श्वास लेते समय जब फेफड़ों में वायु भरती है, श्वास लेते समय जब फेफड़ों में वायु भरती है, तब अंतःपेशियाँ में संकुचन की क्रिया होती है। श्वास लेते समय जब वायु हम अंदर की तरफ भरते हैं तो वह मांसपेशियाँ अपना कार्य करती रहती हैं, अपना संकुचन करती रहती हैं, यानी हिलती रहती हैं, अवशोषित करती रहती हैं। वे आगे की तरफ आती हैं, उठती हैं तथा अपने साथ पसलियों एवं उच्छोष को भी उठा लेती हैं। इस तरह से बच्चों ये दोनों ही क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाली मांसपेशियां अनैच्छिक होने के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहती हैं। यह क्रियाएं हम पहले चर्चा कर दिए हैं कि अनैच्छिक क्रिया है, इसको चाह कर भी नहीं रोका जा सकता है। ये क्रियाएं कंटिन्यू होती रहती हैं। बच्चों ये तो रहा प्राकृतिक श्वसन क्रिया का तात्पर्य आशय। अब उसी में प्राकृतिक श्वसन क्रिया में ही श्वसन तंत्र और स्वास्थ्य, यानी किस तरह से स्वास्थ्य को सही रखने के लिए श्वसन तंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी श्वास अंदर ग्रहण करते हैं, रोकते हैं। बच्चों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्वसन तंत्र का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्वसन तंत्र का भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। श्वसन तंत्र कैसे स्वस्थ रखते हैं, उसको शुद्ध रखना पड़ता है, यानी अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए, अपने घर के वातावरण को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे जो भी वायु परिवार में, कमरे में, घर में आ रही है वह शुद्ध रूप में प्राप्त हो। इस तरह से बच्चों श्वसन तंत्र का स्वास्थ्य शुद्ध वायु पर निर्भर करता है। शुद्ध वायु ऑक्सीजन युक्त होती है, उसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान करना चाहिए। जैसे शुद्ध वायु को सही रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित बात क्या है बच्चों? सबसे पहली बात है कि स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। श्वास को सही रखने के लिए स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। स्वच्छ वातावरण का तात्पर्य बच्चों शुद्ध वायु हमें स्वस्थ वातावरण से ही प्राप्त हो सकती है। अतः अपने घर के आसपास अगल बगल की स्वच्छता रखनी चाहिए, इससे हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो सकती है। दूसरी बच्चों व्यायाम करना। व्यायाम करने से श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? जितना ही व्यायाम या कसरतें की जाती है उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में अवशोषित होने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यायाम करने से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन के शुद्ध वायु की मात्रा अंदर आती है, जिससे जो भी विषैले पदार्थ हैं, विषैली गैसें हैं, वह बाहर निकल जाती हैं, निष्कासित हो जाती हैं। इससे व्यक्ति गहरी सांसों के माध्यम से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करता है और अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने से उसका स्वास्थ्य सही रहता है। बच्चों इसके बाद जो है स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद धूल तथा गर्द से बचना चाहिए, बचाव रखना चाहिए। धूल तथा गर्द मतलब गर्दा से बचाव रखना चाहिए। बच्चों अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए
धूल धुआं मिट्टी के कणों से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मास्क का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि इस समय महामारी का रूप कोरोना ने लिया है, वायरस से बचने के लिए लोग मास्क का उपयोग करते हैं। मास्क के उपयोग से आप वायरस को ही नहीं बल्कि धूल धुआं कण के अंदर आने से भी बचा सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। वायु के साथ धूल गर्द शरीर में पहुंचती रहती है। इससे श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जहां अधिक धूल उड़ रही हो वहां पर नाक रुमाल रखकर ही श्वास लिया जा वहाँ पर नाक से ही श्वास लिया जाए, लेकिन अंदर ढक कर, उसको नाक और मुंह को ढक कर। बच्चों, इसके साथ साथ जो है अगली पॉइंट है नाक से श्वास लेना। बच्चों, नाक से श्वसन क्रिया के समय मुंह खोलकर सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से ही सांस लेना चाहिए। श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं। नाक से सांस लेने से नाक द्वारा रोग के रोगाणु रोक लिए जाते हैं तथा हवा छनकर शरीर में पहुंचती है। अतः नाक से ही श्वास लेना आवश्यक है। जो भी धूल धुआं मिट्टी के कण है बच्चों, नाक से श्वसन क्रिया करते हैं तो वह पिछले अध्याय में हमने बताया था कि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, धूल धुआं के कण उस पर रुकते हैं और जो कुछ यदि बचते हैं अंदर की तरफ जाते हैं तो वह जो है श्लेष्मा नामक एक झिल्ली है जिसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, जिस पर ये धूल धुआं के कण जाके चिपक जाते हैं और वह स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उसकी बैक्टीरियाएं चाहे वायरस हो वह नष्ट होकर वहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में श्वसन क्रिया जो है नाक से ही लेनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हैं गहरी श्वास जितना गहरी लेंगे, जितना अधिक सांस अंदर ग्रहण करेंगे, उतना ही जो है स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और उसमें से उतना ही विषैली गैसें, शरीर के अंदर की विषैली गैसें उतना ही बाहर निकलती जाएंगी। गहरी श्वास जितनी गहरी ली जाएगी उतनी ही अधिक मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी तथा उसी अनुपात में शरीर को अशुद्ध वायु भी बाहर निकल जाएगी। शरीर से जितनी अशुद्ध वायु है वह बाहर निकल जाएगी और स्वास्थ्य सही रह सकता है बच्चों। उसके बाद बच्चों है सोने का तरीका। कुछ लोग मुंह को ढक कर सोते हैं, जबकि यह गलत है। सोने का सही तरीका, आप मुंह को खोलकर सो सकते हैं। मुंह को खोलने से आप शुद्ध वायु को अवशोषित करेंगे और अशुद्ध वायु को भी निकालते जाएंगे, जिससे आप प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मुंह को ढक कर सो रहे हैं तो ढकने से जो भी गैसें आ रही हैं, जो भी वायु आ रही है, जो भी गैस आप ग्रहण कर रहे हैं और विषैली गैसें मुख से बाहर निकल रही हैं, नाक से बाहर निकल रही हैं, तो उसी ढके हुए पर्दे से ही उसमें वह विषैली होती जाती है। क्योंकि जो भी वायु गर्म होती है, अशुद्ध होती है, वह गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो उसका ग्रहण करने से वह स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सदैव मुंह को खोलकर सोना चाहिए। चादर या लिहाफ से पूरी तरह मुंह ढककर सोने से श्वास निकलनी गंदी वायु पुनः शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। इस तरह से बच्चों मुख को खोलकर ही सोना चाहिए। उसके बाद है बच्चों श्वसन दर। श्वसन दर मतलब एक व्यक्ति को 1 मिनट में कितनी बार श्वास ली जाती है, एक व्यक्ति कितनी बार श्वास लेता है। यह क्रिया बच्चों अधिकतर जो है 18 से 20 बार होती है। 18 से 20 बार होती है। 1 मिनट में एक व्यक्ति 18 से 20 बार सांस लेता है और निकालता है, ये क्रिया होती है। और बच्चों में यह क्रिया जो है 25 से 30 बार होती है। श्वास दर भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। श्वास लेना तथा निकालना दोनों ही क्रियाएं मिलकर श्वास की एक दर रेट या इकाई कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की साधारण तौर पर 1 मिनट में श्वास की दर 18 से 20 बार होती है, जबकि छोटे बच्चों में इसकी प्रति मिनट अधिक होती है। बच्चों में इसकी दर प्रति मिनट 25 से 30 बार होती है। दौड़ धूप, अत्यधिक परिश्रम तथा कुछ विशेष रोगों
में श्वास की दर जो बच्चों बढ़ जाती है। इसलिए ये सभी पॉइंटों को ध्यान में रखकर श्वास को सही किया जा सकता है। बच्चों कक्षा 10 में आज ई क्लास में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।